आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस की। काफ़ी बात हो रही है इसकी, तो इसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप नेट पे देखेंगे तो ब्लैक फंगस एक मशरूम की काइंड भी है जिसको खाया भी जाता है। अब म्यूकरमाइकोसिस क्या है, ये इतनी न्यूज़ में क्यों है, ये कितनी खतरनाक है और किन लोगों के लिए खतरनाक है, क्या ये कोविड की तरह कोई नई बीमारी निकल आई है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो म्यूकरमाइकोसिस जो है ये कोई नई बीमारी नहीं है। पहली बात, पहले भी होती थी लोगों को, लेकिन इसको रेयर डिजीज़ गिना जाता है, बहुत कम लोगों को होती है। और इसलिए क्योंकि रेयर है, पहले भी होती थी, तो इसकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एस्टेब्लिश्ड है कि कौन सी दवाई काम करती है, कौन सी नहीं करती, क्या सर्जिकल प्रोसीजर्स करने हैं, ये चीज़ डिसाइडेड है। दवाइयाँ हैं, लेकिन क्योंकि बीमारी ये बहुत कम लोगों को होती थी, इसलिए उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो डाउटफुल हो सकती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये है क्या भला, क्यों ये इतने लोगों को होने लग गई है। तो म्यूकरमाइकोसिस जो है ये एक तरह की फंगस से होने वाली बीमारी है। माइकोसिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं ऐसे डिजीज जो फंगस, या हम जिसको आम भाषा में हिंदी में फफूंद बोलते हैं, उससे होती है। और म्यूकर जो है ये उस फफूंद की जाति का नाम है। तो इसलिए म्यूकर नामक फफूंद द्वारा होने वाली फफूंद जनित बीमारी जो है उसका जो डॉक्टरी भाषा में नाम है वो म्यूकरमाइकोसिस है। अब ये म्यूकर पाई कहाँ जाती है? म्यूकर जो है ये डीजेनरेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट में पाई जाती है। डीजेनरेटेड ऑर्गेनिक जो मैटर है या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है, जैसे गले सड़े पत्ते हो गए, गली सड़ी सब्जियां हो गई, गले सड़े फल हो गए, गले सड़े डीकम्पोजिंग एनिमल्स हो गए, हम कंपोस्ट बनाते हैं पौधों में खाद डालने के लिए, वो हो गई। तो इन चीज़ों में, और एनिमल डंग हो गया, गोबर हो गया, ऐसी चीज़ों में ये पाई जाती है और ग्रो कर जाती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी फंगस जो है वो वार्म, ह्यूमिड और लो लाइट वाले एनवायरनमेंट में बड़ी जल्दी ग्रो करती है। तो इसलिए ये जो म्यूकर जो है ये भी ऐसे माहौल में जल्दी ग्रो करती है, यानी कि गर्मियों में ज़्यादा ग्रो करेगी, सर्दियों में इसके चांसेस कम होते हैं। सॉइल में या सॉलिड्स में ये ज़्यादा पाई जाती है, एयर में इसके कंपैरिजन में कम पाई जाती है। जब इसका इन्फेक्शन किसी इंसान को होता है तो उसको हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। अब किन लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है? डायबिटिक्स को, और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है। लो इम्यूनिटी वाले कौन हो गए? जैसे जिनको एड्स या हम HIV बोलते हैं वो हो गए, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, तो बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि ये चीज़ कोई बेगानी मेरे अंदर आ गई है, मैं इसको डिस्ट्रॉय करूँ। इसलिए डॉक्टर लोग जो हैं वो सिस्टमेटिकली उस बंदे के डिफेंस मैकेनिज्म को, या जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको कम करते हैं। तो उसके बाद ऐसे पेशेंट्स को भी कहा जाता है कि आपने मास्क लगा के रखना है, आपने भीड़ भाड़ में नहीं जाना, सोच समझ के खाना पीना है, जब तक उनकी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। डायबिटीज़ वाले जो हैं इनको फंगल इन्फेक्शंस के इनको हो जाते हैं। म्यूकरमाइकोसिस के अलावा भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस हैं। इसके बाद हम आ गए कि जिनको
कोविड हो गया, कोविड में भी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो डिप मारती है, तो उनको भी हो सकता है। फिर उसके बाद आ गए स्टीरॉयड्स वाले, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म मोर देन मॉडरेट डोज स्टीरॉयड्स की दी जाती है उनकी जान बचाने के लिए। तो स्टीरॉयड्स जो हैं ये भी बंदे की इम्यूनिटी को लो करते हैं। इसके बाद एक आ जाता है कि जो लोग ज़्यादा देर तक आईसीयू में रहते हैं या हॉस्पिटल में रहते हैं, तो हॉस्पिटल में नोसोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं, जो हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में अब नॉर्मल बंदा तो आईसीयू में जाके या वार्ड में जाके नहीं रहता, उसको कोई ना कोई बीमारी होती है, तो उसको मिलने जुलने वाले होते हैं, वो बंदा खुद उस एटमॉस्फेयर में रहता है। अगर वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड एरिया नहीं है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड एरिया नहीं है, तो वहाँ पे और किसी से भी उसको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनको HIV या एड्स है, जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं, जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, जो लोग ज़्यादा देर आईसीयू में रहे हैं, और इसके साथ साथ जो कैंसर के पेशेंट हैं, ये लोग हैं, इनको हम कहते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, यानी कि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, और जैसे ही आपकी रोग से लड़ने की क्षमता कम हुई, आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन पकड़ लेगा। तो ऐसे ही इन्फेक्शंस में म्यूकोरमाइकोसिस है। आमतौर पे ये लोगों को नहीं होता, देखिए ध्यान रखिए, आमतौर पे ये लोगों को नहीं होता, इसलिए इसको एक दुर्लभ बीमारी गिना गया। लेकिन जब बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे हो जाए, बहुत सारी कंडीशंस इकट्ठी हो जाए, इंसान डायबिटिक है, उसको कोविड भी हो गया, उसको स्टीरॉयड्स भी दे दिए, वो काफ़ी दिनों के लिए हॉस्पिटल में भी रहा, ये सब कुछ मिलके एक डेडली कॉम्बिनेशन बनती है, जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार हो सकता है ऐसा बंदा। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके हैं, पहला हम लेंगे राइनोसेरिब्रल, यानी कि साइनस, ये एरिया और ब्रेन। सिम्टम्स हैं एक साइड पे चेहरे पे स्वेलिंग आ जाना, नाक या यहाँ पे भारीपन महसूस होना बंद हो जाना, सिर दर्द, स्किन पे काले रंग के दाग आ जाते हैं, चकत्ते आ जाते हैं, ऊपर मुंह में ऊपर तालू पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, और जैसे आमतौर पे इन्फेक्शंस में होता है फीवर हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी माने हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें भी फीवर, फेफड़े के में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो कफ होता है, छाती में दर्द होती है, और इसके साथ सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये स्किन में भी हो सकता है, तो उसमें छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है, काली या लाल हो जाती है, सोजिश आ जाती है। अगर ये हमारा GI ट्रैक जो है, यानी कि पेट और अंतड़ियां हैं, इसमें चला जाए ये म्यूकर, तो पेट दर्द, उल्टी आना, उल्टी आने की फीलिंग आना, और आंतड़ियों में इंटरनल ब्लीडिंग होना, ये है। इसके बाद ये शरीर में और जगह भी फैल सकता है, उसमें भी ऐसे कई सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन जो है म्यूकर का, ये नेजल पैसेज साइनस से ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है, और उसके बाद ये ब्रेन तक जा सकता है, तो उसमें इंसान जो है वो कोमा में भी जा सकता है, उसकी दिमागी हालत थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और डेथ भी हो सकती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें कब चिंता करनी चाहिए, और हमें डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि हम नीम हकीम से दवाई ना लें। कोई भी आपको सिम्टम हो, आप क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें और क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई लें। क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो आपको एग्जामिन करेगा, आपकी शुगर भी चेक करेगा, आपको सोच समझ के स्टीरॉयड्स देगा, स्टीरॉयड से
शुगर भी बढ़ जाती है और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो सोच समझ के स्टीरॉइड्स देगा। नीम हकीम की तरह आपको फटाफट स्टीरॉइड की ट्रीटमेंट नहीं देगा, और अगर देगा डॉक्टर तो उसको टेपर ऑफ भी करेगा, आपको मॉनिटर भी करेगा, आपको फॉलोअप के लिए आने के लिए भी कहेगा। कोई भी तकलीफ होने पे पहली चीज़ है सेल्फ मेडिकेशन ना करें, नीम हकीम से दवाई ना लें, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई लें। दूसरी चीज़ है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आप हॉस्पिटल में रह के, तो ये नहीं है कि आपका कोविड ठीक हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, आप घर आके खुशी मना रहे हैं। मनानी चाहिए खुशी, नाच कूद रहे हैं, उसके बाद आप लोगों में जाना शुरू कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए नहीं जाते, आप अपने कोई रिपीट टेस्ट नहीं करवाते हैं। ऐसा मत करें। पेशेंट्स हैं उनको 10-15 दिन बाद ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, उतने में बात बिगड़ जाती है। तो ठीक होने के बाद भी अपनी ब्लड शुगर चेक करते रहें या करवाते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर के टच में रहें, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए अपने आप को अगले इलाज के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार करें। विद इन टाइम अगर इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तब इंसान बच सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर चढ़ गई तो कुछ केसेस में, जैसे जान बचाने के लिए कोविड के पेशेंट को स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, ऐसे ही उस पेशेंट की जान बचाने के लिए आई को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसकी 2 ट्रीटमेंट्स हैं। जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको निकाल दिया जाता है, या एक लैम्बी नामक की दवाई आती है जो आपको इंजेक्शन के तौर पे, आईवी फ्लूइड के तौर पे दी जाती है लॉन्ग टर्म। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें, जहाँ पे एनिमल वेस्ट है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पे ना रहें। अपने आप को सैनिटाइज्ड रखें, मास्क वास्क लगा के रखें, और अपने आप को प्रॉपरली चेक करवाते रहें। तो ये कोरोना से रिकवर करने के बाद भी ये आपको पकड़ सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है, आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपको कोविड ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स दिए गए हैं, और आप अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते, फॉलोअप नहीं रखते, और आप नीम हकीमों की सलाह पे चलते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह पे चलें। अब जब कहा जाता है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स ना किया जाए, तो ये पेशेंट के लिए नहीं है। पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट को डॉक्टर जो कहेगा वो दवाई उसको उस समय लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके डॉक्टर के हाथ में, कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपके हाथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप अपने शुगर लेवल्स चेक करते रहें, डॉक्टर से के कांटेक्ट में रहें। कोई भी ऐसी जो सिम्टम है वो आपको रिकवर होने के बाद आता है तो अपने डॉक्टर से बात करें और अपने आप को दोबारा से चेक करवाएं। आई होप आपकी कुछ डाउट्स क्लियर हुई होंगी। कोई और डाउट हो तो अपने डॉक्टर से पूछिए। सबसे बड़ा जो एडवाइस है, सबसे जो सही एडवाइस है वो आपका फैमिली डॉक्टर जिसके पास आपका इलाज हुआ है वो दे सकता है, क्योंकि उसके पास आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू।